जब प्रोफेशनल केव एक्सप्लोरर्स अद्भुत डिस्कवरीज करते हैं तो यह इनएक्सपीरियंस्ड और नए गुफा खोजकर्ताओं की रुचि को भी बढ़ा देता है। केव एक्सपेडिशंस खतरों से भरे होते हैं और अक्सर बहुत टेक्निकल और चैलेंजिंग केव्स के लिए गुफा कम्युनिटी इन्हें डिस्करेज करती है। लेकिन कभी-कभी एडवेंचर का लालच इतना बड़ा होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो जाते हैं। ये कहानी वेरियोवकिना केव ट्रेजेडी की है। सर्गे केवी, जो 37 साल के थे और एक हस्बैंड और फादर थे, करीब 1 साल से वेरियोवकिना केव के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। इस केव को हाल ही में 1.3 मील से ज्यादा गहरी होने के कारण दुनिया की सबसे गहरी गुफा कहा गया था। केव के बॉटम में टनल्स और पाथवेज का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जो आधे मील तक फैला हुआ है। सर्गे ने सिर्फ 2 बार केव्स देखी थी, लेकिन वह इस केव की डेप्थ को लेकर इतने फैसिनेटेड थे कि उन्होंने इसे एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। नीचे तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक केव में रहना पड़ता था। पेरोवो स्पिलियो केव टीम ने इस जगह पर परमानेंट कैंप्स लगाए थे। इस टीम ने कई बार केव की नई डेप्थ्स और टनल्स को डिस्कवर किया था और हर एक्सपेडिशन के लिए अच्छी तैयारी की थी। सर्गे ने 2018 की एक ट्रिप के बारे में सुना था जो लगभग एक डिजास्टर बन गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर रॉबी शोन के साथ एक एक्सपेडिशन के दौरान केव के सबसे निचले हिस्से में अचानक भारी फ्लडिंग हुई थी। उस समय 8 लोग केव के बेस में थे। केव के डीपेस्ट पार्ट में 4 दिन की यात्रा के बाद अचानक बाढ़ आ गई जो फ्रेट ट्रेन जैसी लग रही थी। टीम ने अपने कैंप में वापस जाकर वेट किया, ये सोचते हुए कि पानी केव की टनल से नीचे रिस जाएगा और उनके कैंप को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन तभी उनके टेंट के पीछे से एक तेज आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि एक बड़ा होल बन गया है और पानी तेजी से बढ़ रहा है। उनके पास सिर्फ कुछ मिनट थे अपनी जरूरी चीजें इकट्ठा करने के लिए और वहां से भागने का मौका था। ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें एक नैरो वर्टिकल टनल से होकर गुजरना पड़ा जिसमें एक तेज बहती नदी जैसा पानी बह रहा था। रशियन केव टीम के लोग इस तरह की सिचुएशन से निपटने में एक्सपर्ट थे और वे काल्मली काम कर रहे थे, लेकिन रॉबी शोन बहुत स्केर्ड थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वे इस सडन इमरजेंसी से बच पाएंगे। पानी के बीच रोप पर चढ़ना काफी मुश्किल था, लेकिन जब वे उस टाइट स्पेस से गुजरे जहां से पानी बह रहा था तो यह फिजिकली काफी पेनफुल हो गया। उन्हें सांस लेने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ा। नैरो पैसेज में पानी उनके हेलमेट से टकरा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई भारी वजन उनके सिर को दबा रहा है। पूरी टीम अगले कैंप तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें 16 घंटे तक पानी के कम होने का वेट करना पड़ा। केव का लोअर पार्ट पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और अगर कोई समय पर नहीं निकल पाता तो उसकी निश्चित मौत हो जाती। सर्गे ने इस टेरिफाइंग इंसिडेंट के बारे में सुना था, जिसे कई बार अलग अलग तरह से बताया गया था। इसमें रॉबी शोन की तस्वीरों के साथ एक नेशनल ज्योग्राफिक आर्टिकल भी शामिल था जिसे सर्गे ने पढ़ा था और इससे संबंधित कई मैप्स और इलस्ट्रेशंस भी देखे थे। सर्गे ने केव एक्सप्लोरेशन से संबंधित कई चीजों के मैप्स इकट्ठा किए थे और अपने फोन में स्क्रीनशॉट्स लिए थे। ज्यादातर लोग रशियन टीम के इस एक्सपीरियंस के बाद वेरियोवकिना केव को बहुत डेंजरस मानकर उससे दूर रहते, लेकिन सर्गे नहीं। वह एक एडवेंचरस इंसान था जिसे हाइकिंग और मैराथन दौड़ना बहुत पसंद था। उसकी वाइफ और बच्चों को नहीं पता था कि वह दुनिया की सबसे गहरी केव में जाने का प्लान बना रहा है। उसने बस इतना कहा था कि वह जिंदगी का मतलब खोजने जा रहा है और 1 हफ्ते बाद 1 नवंबर 2020 तक लौट आएगा। सर्गे ने अपने घर से वेरियोवकिना केव तक पहुंचने के लिए कुछ घंटे की ड्राइव की। केव तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ की ओर काफी क्लाइंब करनी पड़ी। वह नए ट्रेकिंग पोल्स और क्लाइंबिंग क्रैम्पॉन्स लेकर आया था और क्लाइंब के साथ साथ केव में आगे बढ़ने के लिए कुछ बेसिक गियर भी साथ लाया था। केव में उतरने के लिए उसे एंट्रेंस के ऊपर से एक रोप बांधनी पड़ी जिससे वह केव के मेन शाफ्ट में उतर सके। उसने अपना कपड़े वाला बैग बाहर छोड़ दिया और बाकी जरूरी सामान को वाटरप्रूफ बैग में ट्रांसफर कर लिया ताकि वह केव में अंदर ले जा सके। सर्गे को उम्मीद थी कि उसे केव में कुछ वेट पैसेजेस और पानी के बहाव का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने मैप पर उन जगहों को मार्क कर लिया था जहां पानी मिलने की संभावना थी, लेकिन वह वाटरप्रूफ क्लोथ्स नहीं लाया था। मैप में मेन कैंप्स दिखाए गए थे जो
पेरोवो टीम ने सेट किए थे। हालांकि उसके पास केव में रुकने की परमिशन नहीं थी और न ही वह टीम द्वारा छोड़े गए इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकता था, फिर भी उसने योजना बनाई थी कि वह 1 मील से अधिक अंदर जाने के बीच उन बेस कैंप्स में आराम करेगा। केव में उतरने का पहला हिस्सा बहुत नैरो और टाइट पैसेजेस से होकर जाता था। यह 12,200 फीट से भी ज्यादा गहरी केव थी और सर्गेई को सप्लाई बैग्स को पीछे से खींचते हुए और टाइट स्पेसेस से धकेलते हुए आगे बढ़ना पड़ा। गुफा प्रणाली का गड्ढा कैंप 2 से कुछ 100 फीट की दूरी पर 2000 फीट पर खत्म हुआ। कैंप 2 एक परमानेंट कैंप था जिसे पेरोवो टीम ने स्थापित किया था। उन्होंने कैंप को काफी हद तक खाली कर दिया था, लेकिन कुछ चीजें लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए छोड़ दी थी। गर्मी और खाना पकाने के लिए वहां एक टेंट और गैस था और साथ ही केचप जैसे कुछ नॉन परिशोधित खाद्य पदार्थ भी थे। सर्ज की यात्रा के बारे में अजीब बात यह थी कि वह 1 वीक के लिए जाने की योजना बना रहा था। थियोरेटिकली नीचे जाने और वापस ऊपर आने के लिए उसके पास पर्याप्त समय था। यह क्लियर था कि वह 2000 फीट की गहराई पर कैंप 2 में लगभग 6 या 7 दिन बिता चुका था। इस बिंदु पर वह शायद बाबा टुंडा गड्ढे में वापस जाने के बारे में चिंतित था। उसका गड्ढे में उतरना आसान लग रहा था, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से 500 फीट नीचे जाना एक लंबा सफर था। वह फ्रेश और स्ट्रॉन्ग था, जिससे उसे थकाऊ एफर्ट्स के दौरान अपना रास्ता बनाने में मदद मिली। लेकिन सर्गेई ने खुद को एक डेंजरस सिचुएशन में पाया। उसे देर से रियलाइज हुआ कि उसने अपने क्लाइंबिंग गियर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भूल गया था और उसके पास कई दिनों से कोई फुट स्टरअप नहीं था। सर्ज ने शायद हर तरीके से चढ़ने की कोशिश की जो वह सोच सकता था, लेकिन एंगल, डिस्टेंस और गियर के कारण यह इम्पॉसिबल था। उसके पास सिर्फ हैंड असेंडर था और बिना लोअर बॉडी की मदद के अपने बॉडी वेट को बार बार ऊपर खींचना और आराम करने की जगह ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया। सर्च कैंप में अपने फूड रिसोर्सेज का भी उपयोग कर रहा था और उसके पास वापस जाने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था। उन 6 दिनों में उसने क्लाइंबिंग की कोशिश करने के कई एफर्ट्स किए, जहां उसने आराम किया और रिकवर होने की कोशिश की। अब उसके पास केवल 2 ऑप्शंस थे, रेस्क्यू का इंतजार करना या बाहर चढ़ने का रास्ता ढूंढना। किसी को नहीं पता था कि वह इस गुफा में है, इसलिए वेट करने का मतलब भूख से मरना या गैस खत्म होने पर ठंड से मरना था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह हर दिन वीक होता गया। कमजोर होने के कारण उसके पास बहुत कम फूड बचा था। सर्ज ने कैंप 2 में कम से कम 6 दिन रहने के बाद अगले कैंप में उतरने का फैसला किया। वह शायद फूड और एक्स्ट्रा क्लाइंबिंग गियर की तलाश में था। अगर उसे बस एक जोड़ी स्टरप्स और थोड़ा फूड मिल जाता तो वह शायद 3,300 फीट ऊपर चढ़कर टॉप पर पहुंच सकता था। कैंप 2 से कैंप 3 की यात्रा किसी भी पर्सन के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होती जो फिजिकली फिट नहीं होता। टीएसटी टीम ने यह डिसेंट 4 घंटे में पूरा किया होता, लेकिन अकेले और वीक सर्जेई को शायद स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन सर्गेई कैंप 3 तक पहुंच गया, जो एक छोटी सी जीत थी, लेकिन यह वह एस्केप नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। कैंप 3 में कोई फूड या सप्लाईज नहीं थी जो उसकी मदद कर सकती थी। हमें नहीं पता कि वह इस कैंप में कितने समय तक रहा, लेकिन यह लॉन्ग नहीं रहा होगा। वह शायद वेट, कोल्ड, हंग्री और टायर्ड था। बचने का एकमात्र मौका गुफा प्रणाली में और नीचे जाना था। उसके पास एक मैप था और उसे पता था कि नीचे 1000 फीट से थोड़ा अधिक दूरी पर एक और कैंप है। वह शायद पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था, लेकिन अगर सर्वाइवल की इच्छा उसे आगे बढ़ाती तो उसके परिवार के विचार उसे बैठकर गुफा में इस स्टेप पर सो जाने की इच्छा से लड़ने के लिए मजबूर करते। पानी एक कांस्टेंट प्रॉब्लम थी। ऊपर से टपकता पानी कुछ रास्तों में वाटर स्प्रे बन गया और दूसरों में वाटरफॉल। गुफा में 100% ह्यूमिडिटी थी। वो खुद को सुखाने में असमर्थ था। उसने कॉटन क्लॉथ्स पहने थे और ऐसे केवे के लिए प्रॉपर ड्राई सूट नहीं लाया था। गुफा और पानी का टेम्परेचर केवल 40 डिग्री था। उसका हल्का हाइपोथर्मिया हो गया था। पिछले कैंप में गैस लैम्प की गर्मी के बिना सर्गेई को सीरियस हाइपोथर्मिया से बचने के लिए चलना था, लेकिन वह थक गया था और उसके पास एनर्जी के लिए कोई फूड नहीं था। एकमात्र उपाय था चलते रहना। सर्गेई ने अपना गियर इकट्ठा किया और खुद को एज से नीचे उतारा। अगले 300 फीट पर वास्तव में क्या हुआ यह अननोन है।
आमतौर पर माना जाता है कि सर्गेई हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया। वह इतनी गहरी वेट केव के एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट में रोप्स पर खुद को नीचे करने की कोशिश कर रहा था और वह सोक्ड कॉटन क्लोथ्स में था। 10-54 कुछ लोग सोचते हैं कि वह अपनी कमजोर हालत में गिर गया होगा। उसने अपने सिर की सुरक्षा के लिए एक केव हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन सर्कमस्टांसेस इतनी मुश्किल थी कि उसके लिए बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसकी पत्नी को चिंता होने लगी जब वह 1 हफ्ते के अंदर वापस नहीं लौटा जैसा कि उसने प्लान किया था। उसने अथॉरिटीज को अलर्ट किया कि वह वापस नहीं आया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कहां गया था। वह केव उसके घर से 2 घंटे से ज्यादा की दूरी पर थी और उसने इस केव की एक्सप्लोरेशन के लिए प्रॉपर रिक्वेस्ट नहीं की थी। महीने बीत गए और ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा हुआ है। यह तब हुआ जब अगस्त 2021 में पीएसटी टीम केव में एक नए मिशन के लिए तैयार थी। जब वे वर्योवकिना पहुंचे तो उन्होंने एंट्रेंस पर एक गिरा हुआ रोप देखा जो बेहद इनअप्रोप्रिएट था। एंट्रेंस पर रोप छोड़ना प्रोटोकॉल के खिलाफ था, क्योंकि कोई भी इसे केव में इनविटेशन के रूप में समझ सकता था। टीम केव में गई और पहले कैंप तक चढ़ने के लिए अपने यूजुअल रूट्स का पालन किया। रास्ते में उन्हें ट्रेकिंग पोल्स और क्रैम्पॉन्स का एक सेट मिला, साथ ही एक कपड़े का बैकपैक भी मिला। 11:55 यह स्पष्ट था कि कोई यहाँ अगले कैंप में आया था। अनऑथोराइज्ड केव ड्वेलर के सबूत हर जगह थे। फूड गायब था और खाली पैकेजिंग और ओपन स्टोरेज बॉक्सेस से यह साफ हो गया कि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए कैंप में रुका था। पोर्टेबल टॉयलेट में सबूतों को देखते हुए ऐसा लगता था कि किसी ने कैंप में 6 या 7 दिन बिताए थे। टीम थोड़ी परेशान थी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि क्या यह क्लाइंबर अभी भी केव में है। दुर्भाग्य से उनके ट्रैक के दौरान 3600 फीट के निशान पर उन्होंने एक शव लटका हुआ पाया। उसकी रोप्स वहां लंबे समय से थी। टीम यह देखकर शॉक्ड रह गई कि केव में जाने वाला व्यक्ति मर चुका था। उसका शरीर एक साइड में मुड़ा हुआ था और वह क्लाइंबिंग गियर से लटक रहा था। उसने अपने नीचे मेन रोप से 2 प्लास्टिक केव बैग्स जोड़े थे। उसके पास 2 सेल फोन्स और एक मल्टी टूल नाइफ था। टीम ने तुरंत देखा कि वह इस तरह के मिशन के लिए प्रॉपर्ली इक्विप्ड नहीं था। उसने सही कपड़े नहीं पहने थे और उसके पास फेलियर की स्थिति में कोई बैकअप इक्विपमेंट नहीं था। उसके क्लाइंबिंग गियर से कोई फुट स्ट्रप भी नहीं जुड़ा था। टीम ने उसका सेल फोन लिया और कुछ पिक्चर्स ढूंढी जिन्हें अथॉरिटीज को भेजा जा सकता था, ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके। उसकी पत्नी के लिए यह हॉरिफाइंग रियलिटी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि वे उसके शरीर को दफनाने के लिए केव से बाहर नहीं निकाल सकते थे। ये क्लाइंब किसी भी व्यक्ति के लिए सीरियस चैलेंज था और उसे नैरो स्पेसेस, वाइंडिंग टनल्स और लॉन्ग रोप्स के साथ क्लाइंब करके बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था। एकमात्र सॉल्यूशन उसके शरीर को मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करना था, जिसे सेफली ले जाया जा सके। ऐसा करने के लिए फंड्स और परमिशन मिलने के बाद टीम के 100 से ज्यादा लोगों ने उसके शरीर को तैयार किया और धीरे धीरे पीसेस को हल्की गहरी केव से बाहर निकाला। उसकी पत्नी को आखिरकार कुछ आंसर्स मिले कि सर्गेई के साथ क्या हुआ था, और 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद वह उसके शरीर को आराम देने में सक्षम हो गई। उस केव में सर्गेई के साथ वास्तव में क्या हुआ यह पता नहीं चल पाया। उसने अपने शरीर पर और कैंप्स में अपने सेल फोन्स पर सबूत छोड़े थे। उसके शरीर की स्थिति और उसके पास मौजूद सप्लाईज ने शायद यह समझने में मदद की कि क्या हुआ। ऐसे अन्य स्कीनरियो भी हो सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप वही एविडेंस छोड़े गए होंगे, लेकिन कॉन्क्लूजन सबसे स्पष्ट पाथवे पर टिका है। उसके इंटरनल थॉट्स को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से सहानुभूति रख सकते हैं कि उसने कैसा महसूस किया होगा। उसने एक इनक्रेडिबल चैलेंज का प्रयास किया और दुर्भाग्य से अपनी जान गंवा दी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तब के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।